Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the trachea, which is comes under the unit number 7. The unit name is respiratory system. आज हम ट्रैकिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रैकिया का पोजीशन क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है, और ट्रैकिया का मेन फंक्शंस क्या है, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द ट्रैकिया। तो आज हम ट्रैकिया के ऑर्गन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, पोजीशंस एंड उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन अ प्रीवियस क्लास we also was discuss about the nose, pharynx, larynx, and today I will discuss about the trachea. ट्रैकिया क्या होता है, what are the trachea, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रैकिया के पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। पोजीशन मीन्स कि हमारा ट्रैकिया का क्या स्थिति है और ये स्थित कहाँ पे रहता है। सो what are the trachea, ट्रैकिया के पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। The trachea or windpipe is a continuation of the larynx and extend downward to about the level of fifth thoracic vertebra, where it divide at the carina into the right and left primary bronchi, one bronchus going to each lungs. It means कि जो ट्रैकिया की मेन पोजीशंस होती है तो कहाँ पे होती है, सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। द ट्रैकिया ऑल्सो नोन एज अ विंड पाइप इज़ अ कंटिन्यू ऑफ द लैरिंग्स। यानी जो ट्रैकिया होता है तो ये लैरिंग्स जो मैंने कल पढ़ाया था, तो लैरिंग्स के जस्ट बाद से ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, यानी फिर ये और ट्रैकिया से स्टार्ट हो करके और नीचे की ओर कहाँ तक होता है, अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती हैं 12, तो ये लगभग 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है और ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई से। तो जहाँ से ये डिवाइड होता है उस पोर्शन को, यानी उस डिवाइडेशन के पास वाले पोर्शन को कैरिना नाम से जाना जाता है। कैरिना मीन्स कि जैसे एक लंग में लेफ्ट ब्रोंकस होगी और दूसरे पे राइट ब्रोंकस, तो उस जंक्शन को हम कैरिना बोलते हैं। वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग, यानी जितनी भी आपके ये जो ब्रोंकाई होती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, तो वो प्रत्येक लंग पे जाती हैं और इन्हीं रास्ते से होकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर लंग्स में पहुंचता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ट्रैकिया लगभग होता है 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड लाई मेनली द मीडियल प्लान इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। 11 सेंटीमीटर लंबाई तो होती है और साथ में इसकी जो मेन स्थिति होती है मीडियल प्लान। मीडियल प्लान का मतलब होता है हमारे जो शरीर का बीच एकदम मिडिल पोर्शन पे। तो मीडियल प्लान में जैसे कि हमारा कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। हमारा ईसोफेगस इस जो विंड पाइप होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है, उसके जस्ट पीछे ईसोफेगस होता है, उसके जस्ट आगे हमारा क्या होता है, ट्रैकिया। तो इसी के बारे में हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। अब हम फिगर या फिर पिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रैकिया की स्थिति कहाँ है और हमारे विंड पाइप और फूड पाइप कौन कौन से होते हैं। हम एरो के माध्यम से एक एक समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थायराइड कार्टिलेज आप देखिए, यहाँ पे ये थायराइड कार्टिलेजेस होता है। फिर इसके बाद ये थायराइड ग्लैंड्स है, इसके जस्ट बाद क्रिकॉइड कार्टिलेजेस होता है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बाद से जस्ट हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सी शेप की रिंग दिख रही हैं, ये राउंड शेप की, तो ये हमारा ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया के स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे। और जस्ट उसके बिहाइंड यानी पीछे की ओर हमारा ईसोफेगस होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, ये ईसोफेगस है।
नेक्स्ट ये कुछ आर्टरीज़ हैं और ये एरोटा है, और इसके बाद कैरिना पोर्शन जो मैंने बताया था, तो ये यहाँ पे मिडिल में ये पोर्शन हमारा कैरिना कहलाता है। और इसके बाद राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये यहाँ पे देखिए राइट प्राइमरी ब्रोंकस हैं, तो ये हमारे राइट लंग्स में हमारे एयर का सप्लाई करता है। और ये होता है हमारा लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस, तो ये लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस हमारे लेफ़्ट लंग पे एयर की सप्लाई करता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्स है। अब इसी के ऑर्गन्स एसोसिएटेड हम बात करेंगे। इट मीन्स कि ट्रैकिया के सराउंडिंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया के एंटीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर, इन जगहों पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सुपीरियर की बात करेंगे। तो जहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, सुपीरियर मतलब ऊपर की ओर हमारा लैरिंक्स पाया जाता है। लैरिंक्स का डिस्क्रिप्शन हमने कल किया था। इसके बाद इन्फीरियर, ट्रैकिया के इन्फीरियर साइड पे अगर हम देखेंगे तो राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई होते हैं। इन्फीरियर मतलब कि जस्ट नीचे की ओर। अभी हम इन ब्रोंकस के बारे में बताए हैं पिक में, तो ये वही इन्फीरियर में राइट एंड लेफ़्ट ब्रोंकाई होते हैं। एंटीरियर फ्रंट की ओर क्या होता है इसके, अपर पार्ट ऑफ द इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, जो जैसे कि मैंने अभी ऊपर पिक में दिखाया। लोअर पार्ट में होता है द आर्च ऑफ द एरोटा एंड द स्टर्नम। स्टर्नम जो बोन्स होती है ये वाली, तो स्टर्नम एंटीरियर में होती है, आर्च ऑफ द एरोटा होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमारे इंटीरियर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर मतलब कि जस्ट पीछे की ओर। तो पोस्टीरियर में होता है द ईसोफेगस सेपरेट्स द ट्रैकिया फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। पोस्टीरियर मतलब कि पीछे की ओर में क्या होता है कि जो ईसोफेगस होता है तो वर्टिब्रल कॉलम के जरिए ट्रैकिया को अलग करता है। नेक्स्ट हम लैटरली, लैटरली मीन्स कि साइड की अगर हम बात करेंगे तो साइड में क्या होते हैं, द लंग्स एंड लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये साइड में लंग्स पाए जाते हैं और थायराइड ग्लैंड के लोब भी पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स मीन्स कि जो हमारा ट्रैकिया होता है वो कैसे स्ट्रक्चर यानी किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। द ट्रैकिया इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू and held open by between 16 and 20 incomplete C-shaped ring of hyaline cartilage lying one above the other। It means कि जो ट्रैकिया का स्ट्रक्चर्स होता है तो इसमें 16 से लेकर के 20 इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर सेट होती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर सेट होकर के पूरा ट्रैकिया का फॉर्मेशन करती हैं। और यही जो सी शेप की जो रिंग्स होती हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर के बनी होती है। द रिंग्स आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। जो ये रिंग्स होती हैं तो पोस्टीरियर यानी पीछे की ओर ये इनकम्प्लीट होती हैं और आगे की ओर कंप्लीट होती हैं। और ये पोस्टीरियर पीछे की ओर कंप्लीट इसलिए होती हैं ताकि हम जब गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं, पीछे की ओर झुकाते हैं, तो किसी प्रकार का ट्रैकिया और फूड पाइप के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस भी बना रहे ट्रैकिया में, इसीलिए ये हमारा पोस्टीरियर साइड पे इनकम्प्लीट होता है। ये एक पिक है, पिक के माध्यम से समझेंगे रिलेशनशिप ऑफ द ट्रैकिया टू द ईसोफेगस। इट मीन्स कि हमारा जो ट्रैकिया और ईसोफेगस एक दूसरे से कैसे मिले हुए होते हैं और कैसे स्ट्रक्चर यानी कैसे वो एक दूसरे से सपोर्ट में रहते हैं, आप इस पिक के माध्यम से समझना है। तो आपका ये देखिए ये पूरा ट्रैकिया है जहाँ ये जो दिख रहा है, और ये सी शेप की कार्टिलेजेस होती हैं। और ये जो सी शेप की जो कार्टिलेजेस रिंग्स होती हैं ये अबाउट 16 to 20 के आसपास होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर सेट होती हैं। नेक्स्ट उसके जस्ट बिहाइंड पे देखेंगे तो ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस से हमारा जो फूड होता है, भोजन होता है, वो इससे जाता है, और जो ट्रैकिया हमारा होता है इससे एयर हमारे लंग्स के लिए जाती है। तो ये था हमारा रिलेशनशिप ऑफ द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस में कौन कौन से
ट्रैकिया के फंक्शंस होती हैं जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट होता है सपोर्ट एंड पेटेंसी। फर्स्ट फंक्शन में सपोर्ट एंड पेटेंसी में डिस्कस करेंगे। ट्रैकियल cartilages hold the trachea permanently open patent, but the soft tissue band it between the cartilages allow flexibility so that the head and neck can move freely without obstructing or nicking the trachea. This means कि इसके जो फंक्शंस में सबसे पहला तो होता है सपोर्ट, दूसरा होता है पेटेंसी। सपोर्ट में ये ट्रैकिया और ट्रैकिया में जो हमारे सी शेप की जो रिंग पाई जाती हैं वो हमारे सपोर्ट करती हैं कंटिन्यूसली, एंड ये सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर के बनी होती हैं बिकॉज ऑफ हम किसी प्रकार के जैसे गर्दन पीछे की ओर करते हैं, आगे की ओर करते हैं, तो ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं। और उस फ्लेक्सिबिलिटी के दौरान किसी भी प्रकार का हमारे ना ट्रैकिया में, ना विंड पाइप में, ना ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। नेक्स्ट इसका जो मेन फंक्शंस होता है वो म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर होता है। दिस इज़ द सिंक्रोनस एंड रेगुलर बीटिंग ऑफ द cilia of the mucous membrane lining that waft mucus the adherent particles upward towards the larynx where it either swallowed or cough up. म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर मीन्स होता है कि ये हमारे ट्रैकिया में एक छोटे छोटे एक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर कहते हैं। तो इस समय पे कोई भी जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होता है जो हमारे लंग्स की ओर जैसे जाने की कोशिश करता है, तो वो उस समय ये म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर होते हैं वो जस्ट अपोजिट मूवमेंट करते हैं। तो अपोजिट मूवमेंट के दौरान पे वो जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है वो तो धीरे धीरे अपवर्ड जाता है। अपवर्ड मीन्स कि ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पर वो तो फिर या तो स्वेलो कर लिया जाता है या फिर कफ के जरिए बाहर हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर का। नेक्स्ट फंक्शन होता है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होता है nerve ending the larynx, trachea and bronchi are sensitive to irritation which generate nerve impulses conducted by the vagus nerve to the respiratory center in the brain stem. कफ रिफ्लेक्स में हम जैसे डिस्कस करेंगे तो इसमें एक वेगस नर्व्स होती है। जैसे ही कोई भी इरिटेंट्स हमारे संबंधित स्ट्रक्चर पे पहुंचता है तो वेगस नर्व तुरंत स्टिमुलेट हो जाती है और रिस्पिरेटरी सेंटर पे तुरंत, ब्रेन स्टेम में रिस्पिरेटरी सेंटर होता है तो वहाँ पे तुरंत मैसेजेस जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, द रिफ्लेक्स मोटर रिस्पॉन्स द डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय द क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, क्लोजर ऑफ वोकल कॉर्ड एंड एब्डोमेन एंड रिस्पिरेशन मसल्स देन कॉन्ट्रैक्ट द सडनली द एयर इज रिलीज्ड अंडर प्रेशर एक्सप्लेनिंग म्यूकस और फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द माउथ। इट मीन्स कि ये होता है कि वेगस नर्व जैसे ही ब्रेन स्टेम में मैसेज पहुंचाती है तो मैसेज पहुंचाने के जस्ट बाद में वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाता है एंड एब्डोमेन एंड रिस्पिरेटरी मसल्स बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से अचानक से क्या होता है, एयर रिलीज़ होती है हमारे लंग्स से और तेज़ी से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो तेज़ी से खांसी आती है या छींक आती बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारा बाहर की ओर चला जाता है माउथ से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है इसका वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग। इट मीन्स कि क्या होता है, दिस कंटिन्यूस एज द नोज although air is normally saturated and the body temperature when it reach the trachea. इट मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया था रिस्पिरेटरी फंक्शन के रिस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका लगभग जो वर्क होता है या फिर फंक्शन होता है वो अबाउट सेम होता है। तो इसमें ट्रैकिया के केस में भी वही चीज़ है, जैसे कि वार्मिंग करना, ह्यूमिडिफाइंग करना एंड फिल्टरिंग करना, ये सभी में लगभग कॉमन था।
तो दीज कंटिन्यू इन एज इन द नोज, जैसे कि नाक से हम जैसे ही सांस लेते हैं तो ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चालू हो जाती है वार्मिंग की, ह्यूमिडिफाइंग की एंड फिल्टरिंग की। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चालू हो जाती है ऑल्दो एयर इज़ नॉर्मली सैचुरेटेड एट द बॉडी टेम्परेचर। यहाँ तक ट्रैकिया तक पहुँचते पहुँचते एयर हमारे बॉडी जो टेम्परेचर होता है लगभग उसी के लेवल के, जैसे कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम है, तो उस समय पे क्या होगा कि जो ठंडी एयर होती है वो हमारे नाक से अंदर जाएगी। जैसे ही नाक से अंदर से जाते जाते ट्रैकिया तक जैसे ही पहुँचेगी तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के एक्सपेक्टेड लगभग कि वो उसके बराबर हो जाती है। तो ये हमारा ट्रैकिया के भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वार्मिंग करना। ह्यूमिडिफाइंग तो मैंने बता ही दिया था, जैसे कि वाटर के वेपर्स हमारे एयर में मौजूद होना। और फिल्टरिंग मीन्स होता है कि हमारे हवा के पार्टिकल हवा में यानी जो भी डस्ट के पार्टिकल्स या भी जो भी फॉरेन मटेरियल्स मौजूद होते हैं तो वो हमारे म्यूकस में अडेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये फिल्टरिंग के प्रोसेस में भी ट्रैकिया हेल्प करती है। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज हम ट्रैकिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा ट्रैकिया के बारे में, ट्रैकिया के पोजीशंस के बारे में, और ट्रैकिया किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है उसके। देन आफ्टर हमने पढ़ा था ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द ट्रैकिया, इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। और लास्ट में हमने उसका ट्रैकिया का जो फंक्शंस होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सो थैंक यू।